दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनी घाटी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लड़का अभी उसे देखने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल शांत हो चुका था और अपने मिरर को प्रॉपर एक जगह पर कर लेता है। अब वह लड़की भी साइड होकर आराम से बैठ जाती है और फिर दोबारा कहीं पर कॉल लगाती है। तो जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होती है तभी वो कहती है हेलो। तो दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती है हेलो, इतने दिनों के बाद तुमने मुझे कॉल किया। तभी दूसरी तरफ से वो लड़की काफ़ी हंसकर उससे बात कर रही थी। वह लड़की अब कहती है कि तुम मेरी एंगेजमेंट पर भी नहीं आई। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था लेकिन प्यार से नहीं बुलाया यार, तुम्हें मेरे पास आकर वो सब या फिर मेरी फैमिली मेम्बर्स को मनाना था ना, तभी तो मैं तुम्हारे पास आ सकती थी। तुझे पता है ना मेरी मोम डैड का। अब वो लड़की कहती है हाँ मुझे पता तो था लेकिन सब अचानक से हुआ तो उस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाई, तो मैं ऐसे नहीं आ सकती थी। अब दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी वह लड़की कहती है कि यार डोंट वरी, अब हम चिल करेंगे क्योंकि तुम तो फ़ोन में नहीं आई, अब मुझे ही तुम्हारी याद आई तो तुम्हारे पास आना पड़ा। अभी दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है यार तुमने एक बात नहीं बताई, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन बंद आ रहा था और ऊपर से मैंने घर पर भी ट्राई किया लेकिन अंकल और आंटी ने भी नहीं उठाया। अब वह लड़की बात को और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हुए कहती है कि यार क्या बताऊं कि हमने वो जो रेड लाइन का नंबर था, हमने अपना जो घर था पुराने वाला उसे बेचकर न्यू घर ले लिया था, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद सब चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। और तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स का उन्हें नई नई चीज़ें का कितना इकट्ठा करने और उनका कलेक्शन करने का कितना बड़ा शौक़ है। अब वह दूसरी तरफ से वो लड़की भी कहती हाँ यार कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुम्हारे घर पूरे 2 साल रही हूँ, मैंने अपना कोर्स भी वहीं पर पूरा कंप्लीट किया है। अब वो लड़की कहती है कि हाँ यार ये तो तुम जानती ही हो। इसके बाद अब वो कहती है फ़िलहाल तुम कहाँ हो। तभी वो कहती है यार मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। तो दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है तुम दिल्ली हो लेकिन कहाँ हो। तभी वो कहती है कि मैं कोई होटल ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छा सा होटल मुझे बता दो तो मैं वहाँ पर रहना और अपने सामान को शिफ्ट करके वहाँ पर रह लूँगी, क्योंकि मुझे फ़ॉरेन पसंद नहीं था, मुझे अपना इंडिया पसंद है, इसलिए मैं दिल्ली में ही आ गई जब जो मेरा अपना शहर है। अब मैं यहीं रह कर कहीं छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद वह दूसरी तरफ से लड़की कहती है कि यार जब मैं तुम्हारे घर रही वहाँ पर अपना कोर्स और अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुम यहाँ पर रहकर जॉब कर सकती हो, क्योंकि तुमने भी मुझे सहारा दिया तो क्या मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती। अब तो तुम मेरे देश में जो आ गई हो। अब दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है कि तुम्हारा देश, यार मेरा भी तो देश है ये, मैं इंडियन हूँ, मेरे मोम डैड इंडियन हैं, भले ही हम वहाँ से काफ़ी लंबे अरसे से रह रहे हूँ लेकिन अपना देश तो अपना देश होता है। अब इस पर वो दूसरी तरफ से लड़की कहती है हाँ यार ये तो है ही, चलो बस जल्दी से मैं तुम्हें घर का एड्रेस सेंड करती हूँ और जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। तभी वो लड़की मना कर देती है लेकिन दूसरी तरफ से जो लड़की थी वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट डालती है। अब थक हार कर उस लड़की को भी मन बना लेती है कि चलो मैं कुछ टाइम के लिए वहीं पर रहती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं जो कुछ करना होगा। अब जल्दी से कहती है कि जल्दी से मुझे लोकेशन सेंड कर दो। अब जल्दी से वह लड़की दूसरी तरफ से लोकेशन को सेंड कर देती है। तभी वह टैक्सी ड्राइवर को वो लोकेशन के बारे में बताती है और पूछती है और वहाँ पर जाने के लिए बोल देती है। अब जैसे ही टैक्सी ड्राइवर उस लोकेशन उस जगह के बारे में सुनता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, फिर मन में सोचने लग जाता है यार इतनी सुंदर ये लड़की है, इसकी पर्सनैलिटी है, इसकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो अच्छे परिवार की ही होगी ना, और यहाँ पर भी किसी के पास आई होगी तो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा ही होगा ना। ड्राइवर अपनी गाड़ी को उसी लोकेशन की तरफ मोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा
अभी तक उस रैबिट के पास ही बैठी थी और काफ़ी देर बीत चुकी थी। अब जल्दी से उसके बॉडी में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है तो स्वाति मल्होत्रा उसके पास ही आ जाती है। वह जैसे जैसे धीरे धीरे उस रैबिट को देख पा रही थी वैसे वैसे ही वह काफ़ी हैरान भी हो रही थी, क्योंकि वह खरगोश पहले के मुकाबले काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। ये कहा जाए वो है अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था। अब स्वाति मल्होत्रा उस पिंजरे को उठाती है और बाहर की तरफ ले जाती है और इस खरगोश के बच्चे को वहाँ पर रख देती है। अब वह बाकी जितने भी खरगोश वहाँ पर थे उनके साथ आराम से मिल जाता है और झूमने लग जाता है, खेलने लग जाता है, कूदने लग जाता है और जो उनको खाना दिया गया था छोटी छोटी गाजर के टुकड़े उन्हें भी अच्छे से खाने लग जाता है। काफ़ी देर तक स्वाति मल्होत्रा उस पर ऑब्जर्वेशन रखे हुई थी, काफ़ी देर से उसे देख रही थी आखिर उसकी क्या मोमेंट है और क्या कुछ कर तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित ने अनिका के साथ आराम से कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर रोहित आराम से अनिका से बात कुछ ऐसी की, उन्होंने अपने आप से कुछ 5 से 7 मिनट तक और ज़्यादा बात की। उसके बाद अनिका की आंखों झपकने लग जाती हैं, या ये कहा जाए कि अनिका की आंखें बंद होने लग जाती है। अब वह रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, मुझे अब शांति चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया था और उस बारे में अनिका और रोहित के सिवा कोई नहीं जानता था। अब रोहित जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही रोहित अनिका के रूम से बाहर आता है, बाहर जितने भी व्यक्ति थे वो सभी रोहित के पास घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं कि रोहित, क्या अनिका को होश आ गया है? रोहित कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। अब रोहित ऐसा बाहर की तरफ जाते हुए देखकर चिराग मेहता, जो कि उसके पास ही खड़े थे, वो भी उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब हॉस्पिटल में रोहित के सिवा वहां पर सभी थे। अब रोहित चिराग मेहता के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लग जाता है। तभी चिराग कहता है कि सर गाड़ी को कहाँ पर लूँ? तभी रोहित कहता है कि अपने अड्डे पर लो। अब रोहित चिराग के साथ अपने अड्डे पर चला जाता है, जहाँ पर अक्सर वह किसी खुफिया तरीके से कोई भी मीटिंग अगर किंग को करनी होती तो वहीं चिराग के साथ मिलकर करता था। अब जल्दी से जैसे ही चिराग मेहता अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करता है, ऐसे ही रोहित के दिमाग में पीछे बैठे हुए काफ़ी क्वेश्चन चल रहे थे। वहीं रोहित की गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाती है। अब जल्दी से चिराग मेहता अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ निकलते हैं और टैक्सी ड्राइवर को काफ़ी डांटने और काफ़ी कुछ कहना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो ड्राइवर कुछ नहीं कहता और ऊपर से चिराग मेहता को देखकर वह अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके नीचे की तरफ उसके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लग जाता है, क्योंकि खुद चिराग को पता था कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, लेकिन वह अभी इतना स्पीड में गाड़ी चला रहा है और ऊपर से कितना हाइपर भी है। जितना भी आज हॉस्पिटल में हुआ वो सब चिराग मेहता कहीं ना कहीं तो निकालना ही चाहते थे, इसलिए वहाँ पर उस ड्राइवर पर ही वो अपना गुस्सा शांत करने वाले थे। अब उसको काफ़ी फटकार लगाते हैं, काफ़ी उसको रूल्स समझाने लग जाते हैं। तभी गाड़ी से एक जोरदार आवाज़ आती है। तभी वो जिस लड़की ने कानों में ईयरबड लगाए हुए थे और अपने मास्क को अपने फेस पर ही कवर किया हुआ था, अब वो जल्दी से खिड़की से ही अपना फेस बाहर की तरफ निकाल कर देखती है और कहती है, क्या हुआ? ओ मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी गाड़ी रोंग साइड से है। जितने भी रूल्स थे सारे उस लड़की ने अब चिराग मेहता को समझा दिए। ये देखकर तो खुद वो टैक्सी ड्राइवर भी काफ़ी हैरान था। वो भी अब शांत हो जाता है और आराम से, जो कि अभी तक उसके पैरों में ही पड़ा हुआ था, सॉरी फील कर रहा था, अब जल्दी से आराम से खड़ा हो जाता है। उस लड़की की आवाज़ और उसका रुतबा और उसकी हर एक पर्सनैलिटी, हर चीज़ जितनी भी उसने देखी काफ़ी आश्चर्यजनक ही थी। अब वह सोचने लग जाता, आज से पहले तो मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। जल्दी से वो लड़की टैक्सी ड्राइवर को कहती है, और मिस्टर जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे लेट हो रहा है। क्यों बिना बात किसी औरों के मुंह लगते हो और कहीं भी अपने घुटने मत टेका करो। जब गलती तुम्हारी नहीं है तो ऐसे में किसी के सामने, भले ही वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, ऐसे अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अब उस लड़की की बातें कहीं ना कहीं रोहित के कानों तक पड़ जाती हैं। भले ही उसने उस लड़की को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक इतना अपनापन, या ये कहा जाए कि अपनी तरफ खींचने वाली वो वॉइस
थी। अब रोहित उसकी तरफ जैसे ही देखने की कोशिश करता है, वह लड़की अपना मिरर ऊपर की तरफ कर लेती है और टैक्सी ड्राइवर को बोलती है। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेकर दूसरी तरफ डायरेक्शन में मोड़कर अपनी स्पीड को तेज कर देता है। तभी रोहित चिराग मेहता से कहता है क्या हुआ, क्योंकि अब तक जो रोहित आराम से पीछे अपना सिर लगाकर बैठा हुआ था वो तो काफ़ी कुछ उसके दिमाग में चला हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन चल रहे थे। अब चिराग मेहता कहते हैं कि कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तभी चिराग को रोहित कहता है कि वो लड़की कौन थी। तभी चिराग कहता है कि पता नहीं सर कौन थी, लेकिन जो भी थी, लेकिन बात तो उसने सही कही थी। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी, लेकिन आज मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस में है कि मैं कहीं ना कहीं अपने गुस्से को शांत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई ऐसा वैसा काम हो जाए। अगर मेरा दिमाग शांत रहेगा ताकि तो मैं काफ़ी अच्छे से सूझबूझ के साथ आपका साथ दे सकता हूँ। अब ऐसे में रोहित कुछ नहीं कहता। अब चिराग मेहता अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ के दोबारा से ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। रोहित उनके कंधे पर थपकी लगाते हुए कहता है कि चिराग मेहता तुम शांत हो जाओ, और जो तुम्हारे साथ जितना भी आज मैंने मिसबिहेवियर किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी। अब रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चिराग मेहता कहते हैं कि सर आपने ये सब अपने होश हवास में नहीं किया। ये कहा जाए कि आज आप काफ़ी परेशान थे, आपने बस अपना मन हल्का किया है, इसलिए मैंने आपकी बात को दिल से नहीं लगाया है। क्योंकि अगर आपका मुझ पर जो गुस्सा या जो भी आपने मुझे कहा, जो भी कुछ हुआ, वो सब मैंने एक बुरा सपना समझ के छोड़ दिया है, उससे आपका ही फायदा था। लेकिन मैं यही तो चाहता हूँ कि मिस्टर मारवा यानी कि मेरे सर रोहित मारवा ऐसे शांत रहे और वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अब रोहित कहता है कि थैंक यू मुझे इतना सारा समझाने और सपोर्ट करने के लिए। अब चिराग कुछ नहीं कहते, बस स्माइल कर देते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो वहीं कुछ दूर जाने पर ही चिराग मेहता के कॉल किसी नंबर से फ्लैश होता है। अब जल्दी से वो नंबर देखकर जल्दी से उसे पिक करते हैं। तभी दूसरी तरफ से अब्दुल, जो कि बच्चों को आराम से वहीं पर छोड़कर किसी और के भरोसे पर छोड़कर आ चुका था, क्योंकि ऐसे में वो सर को अकेले नहीं छोड़ सकता था, और ऊपर से बच्चों की इतनी टाइट सिक्योरिटी थी और बच्चों की हर फैसिलिटी भी थी। वो बच्चों को बोलकर आया था कि वह 1 वीक के लिए जा रहा है और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसने अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में बोला था। अब बच्चे उसे बोलते हैं कि जाओ अंकल आप जाओ। अब इतना बोलने के बाद वह जल्दी से अपनी फ्लाइट में बैठता है और जल्दी से दिल्ली के लिए लैंड होकर जैसे ही उतरता है, वह जल्दी से चिराग मेहता को ही कॉल कर रहा था। तभी उस चिराग उसे सारी बातें बता देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि वहाँ पर आ जाओ, वहाँ से हम तुम्हें पिक कर लेंगे। तब तक हम वहाँ पर पहुँचोगे तो शायद तुम भी टैक्सी लेकर वहाँ तक आ जाओगे। तभी अब्दुल्ला कहता है कि ठीक है, इतना ही होता है। अब अब्दुल एक टैक्सी लेता है और उसमें बैठकर जो चिराग मेहता ने लोकेशन बताई थी उसके पास पहुंच जाता है और वहां पर खड़ा होकर वेट करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद ही चिराग मेहता की गाड़ी आकर रुक जाती है। तभी चिराग रोहित मारवा के साथ बैठकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस विला की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और जल्दी से चिराग मेहता ने सभी के पास इंफॉर्मेशन भी कर दी थी। जो उनके बॉडीगार्ड या ये कहा जाए कि रोहित के लिए जो व्यक्ति गार्ड्स काम करते थे उन सभी को इंफॉर्मेशन दे दी थी और सभी वहां पर आ जाते हैं। अब चिराग रोहित के लिए दरवाजा खोलते हैं तो अब्दुल भी दूसरी तरफ से उतरता है और अब्दुल की आंखें नम थी। तभी चिराग मेहता और रोहित मारवा उसे शांत करते हैं। तभी उसे कहते हैं कि अनिका के लिए फिक्र करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अनिका अब सेफ है। ये कहा जाए कि अब उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनने के बाद अब अब्दुल भी अब काफ़ी शांत महसूस करने लग जाता है। अपनी आंखों को साफ करते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। अंदर जैसे ही जाते हैं, अंदर सभी जो कि अभी तक बैठे हुए थे सभी अपनी सीट को छोड़कर रोहित का अभिवादन यानी कि रोहित का वेलकम करते हैं। उसके लिए आराम से रिस्पेक्टफुली उसके लिए वो चेयर ऑफर करते हैं। अब रोहित सभी के से बीच में जाकर एक चेयर जो किंग साइज की चेयर थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना सिर लगा लेते हैं। अब रोहित सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसने भी अनिका के साथ वो हादसा किया या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़ा हुआ है उन व्यक्तियों के बारे में मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन तुमसे चाहिए, जितना हो सके उतना जल्द। चाहे वो लोग धरती के नीचे हों या धरती के ऊपर या पाताल लोक में क्यों ना छुप कर बैठे हों, उन सभी के लीडर से लेकर उनमें काम करने वाले सिपाही से लेकर सभी के बारे में मुझे बारीक से जानकारी चाहिए। ये सभी मुझे जल्द से जल्द होना चाहिए।
अब रोहित के मुंह से आज पहली बार उन सभी ने इतने गुस्से भरे लहजे में ये सब सुना था, क्योंकि रोहित आज से पहले कभी ऐसे बात नहीं की उसने, क्योंकि अक्सर वह आराम से प्यार से शांत होकर सभी को सब चीज़ों के बारे में समझाता था, डिस्कशन करता था, उसके बाद उन्हें फॉलो करने के लिए बोलता था और सभी व्यक्ति कुछ ऐसा ही करते थे। लेकिन आज रोहित का ये रूप देखकर सभी हैरान भी थे। सभी ओके सर बोलते हैं और सभी अपनी गाड़ियां लेकर कतार से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि सभी को चिराग मेहता ने आराम से सभी को लोकेशन और वहां का एरिया समझा दिया गया था ताकि वह जल्द से जल्द उन व्यक्तियों को पकड़ सके। ऐसे में अब्दुल भी चिराग मेहता के साथ कुछ टाइम अकेले में बैठ जाता है और रोहित भी अपनी चेयर पर बैठकर कुछ प्लान करने लग जाता है, क्योंकि रोहित अब चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी अब्दुल और चिराग आराम से वहां से बाहर जाने की ही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि रोहित यानी कि मिस्टर मारवा जब ऐसे बैठते हैं तो हमेशा ही वह कुछ सोच और विचारने लग जाते हैं। जब ऐसा कुछ सोचते हैं तो काफ़ी बड़ा ही होता है, इसलिए वो दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाले थे। इसलिए साइड होकर आपस में आज जो हुआ उसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं, या फिर अनिका के मैडम के साथ जो स्टार्टिंग से अब तक हुआ उन सभी के बारे में। चिराग और मेहता और अब्दुल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पता नहीं सर अब कैसे संभलेंगे, क्योंकि अक्सर मैडम पर अगर थोड़ी सी खरोच भी आ जाती है तो रोहित मारवा उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब तो उनकी जान पर ही बन आई थी। अब ऐसे में वह उन लोगों के साथ क्या कुछ करेंगे ये तो शायद कोई नहीं जानता। अब तो आने वाला समय ही बता सकता है कि आखिर होने वाला क्या है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल डिपार्टमेंट के एक मीटिंग हॉल में छाए हुए सब कुछ आराम से कुछ टाइम के लिए सन्नाटा जो छा जाता है। तभी उसी बीच किसी के आने की आहट होती है। सभी ऑफिसर उस तरफ देखने लग जाते हैं तो उस तरफ और कोई नहीं बल्कि विकास आते हुए दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर विकास जैसे ही उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर आराम से सभी की तरफ चेहरे को देखकर फिर आगे बोलना स्टार्ट करते हैं। वह कहते हैं कि हमने इतना बड़ा मिशन को पूरा किया है और इतनी बड़ी जीत हमारे हाथों लगी है, ऐसे में तो पार्टी सार्टी तो होनी चाहिए ना। आप सभी यहाँ पर मुंह लटका कर बैठे हुए हैं जैसे कि कोई मर गया हो। यहाँ पर विकास की ये बातें सभी को तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि विकास को यहाँ पर अनिका के लिए कोई भी परेशानी नहीं थी। यहाँ पर पूरी की पूरी इंस्पेक्टर अरबाज और अनिका की पूरी टीम अनिका के लिए बहुत ही परेशान हो रही थी। तो वहीं विकास की बातों से उनके दिलों में जो बातें चुभ रही थी वो बस वही जानते थे। उनके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वे विकास के मन में तो लड्डू फूटने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि विकास यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि अनिका उसकी टीम में शामिल हो सके। और विकास इंस्पेक्टर को तो यहाँ पर अनिका के स्टार्टिंग से ही दिक्कत थी। वह नहीं चाहता था कि अनिका इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे, इसलिए उसने कभी नहीं चाहा कि अनिका इस केस को हैंडल करे। यहाँ पर अनिका को चोट लगने के बाद अनिका खुद से ही इस केस में हट गई है। अब ये सोचकर तो वो काफ़ी खुश हो रहा था, विकास ने सोचा, और यही सोचकर अब वह विकास यहाँ पर इतना खुश होकर सबके सामने बकवास किए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर विकास को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी भूमिका ने अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खो दिया, क्योंकि काफ़ी देर से भूमिका उसकी ये भूल काफ़ी बातें सुन रही थी, जो कि काफ़ी भयानक तरीके से वो हंस भी रहा था और हंस कर अपनी बातों को बयां कर रहा था। अभी भूमिका के जबड़े एकदम से कस जाते हैं। हालांकि भले ही वह एक इंस्पेक्टर हो, लेकिन भूमिका का ओहदा भी कोई कम नहीं था। तभी भूमिका को अपने गुस्से का कंट्रोल खोते हुए गुस्से में एक पंच बनाती है और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, हमने मिशन को अंजाम दिया है, तुम कहाँ से शामिल हो रहे हो, और इस मिशन में तुम्हें तो जो काम सौंपा गया था तो वो पूरा नहीं किया गया है और नहीं पूरा हो पाया है। तुम यहाँ पता नहीं क्या कर रहे थे। विवेक बाकी सभी परिवारों को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और बच्चे और बूढ़े हमें वहाँ पर मिल लिए हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के पेरेंट्स को हमें कोई भी पता नहीं चला है कि आखिर ये बच्चे किसके हैं और किसके नहीं। तब तक हमें पता नहीं चल जाता, तब तक हमें इन्हें अपनी सिक्योरिटी ही देनी होगी। ये काम तो तुम कर सकते थे ना, लेकिन ये काम तुमने नहीं किया, क्योंकि हमने ये काम तुम्हें यहाँ पर सौंप कर गए थे, लेकिन तुम पता नहीं क्या कुछ करते रहे। बजाय अपने मिशन को पूरा करने के लिए तुम अपने बारे में क्या कहो
कहोगे? तुम यहाँ पर अनिका के ऊपर जो उंगली उठा रहे हो, लेकिन इनके पीछे कुछ दिनों में तुमने क्या किया है? जो काम तुम्हें सौंपा गया था, क्या तुमने वो तसल्ली से पूरे तरीके से अपना काम किया है? नहीं किया। यहाँ पर भूमिका की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद विकास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब यहाँ पर भूमि गलत भी तो नहीं कह रही थी। अब भूमि अपनी बात को इससे पहले विकास को कुछ भी और आगे कहती, भूमिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। तुम्हें जो एक टीम बनाकर दी गई थी, तुम उस टीम के थ्रू अब उन लोगों तक पहुंचोगे जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन में बंदी बनाकर रखा है। लेकिन तुम अपना काम करने की बजाय तो तुम यहाँ पर आकर क्वेश्चन पूछकर हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो। तुम किस चीज का जश्न मनाने के लिए आए हो? कौन सा मिशन हमने कामयाब किया है? यहाँ पर अनिका इतनी चोट लगी है, तुम किस मिशन के कामयाब होने की बात कर रहे हो? क्योंकि हम तो अभी तक उन लोगों को बस उनके बच्चों और फैमिली मेंबर जो अभी तक यहाँ पर गुम थे, माँ बाप या फिर छोटे बच्चे, उन्हीं को ही ढूंढ पाए हैं। लेकिन आगे का काम तो सब कुछ अनिका द्वारा ही किया गया है। हम तो उन्हें बस बचाकर यहाँ तक ही लेकर आए हैं, या ये कहा जाए कि अनिका द्वारा वो उन सभी फैमिली मेंबर्स को हमें सौंपा गया था। हम बस उन्हें ले जाने और लाने का ही काम किया है, लेकिन उन लोगों को तो हम अभी तक नहीं बचा पाए हैं। इसके बारे में अब तुम क्या कहोगे? तो तुम्हें अपनी आसानी से कह दिया कि जश्न मनाने का टाइम है। तुम्हें किसी तरीके से कोई शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारी इज्जत है या नहीं है? तुमने तो अपनी सारी बातें कहकर ये अपने इस मुद्दे को भी काफी शर्मसार कर दिया गया है। यहाँ पर भूमिका के इतने तीखे सवालों सुनकर विकास भी पारा एक पल से हाई हो गया, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई उसके काम को लेकर उस पर उंगली उठाए। भले ही वह सेम यही काम कर रहा था, अनिका के ऊपर उंगली उठाते हुए, लेकिन अब जब भूमिका ने उसके ऊपर ऐसी ही उंगली उठाई स्टार्ट किए तो उसका भी पारा एकदम से हाई हो जाता है। अब वह भूमिका को एकदम से कहता है, भूमि डोंट क्रॉस योर लिमिट। मैं अपना काम यहाँ अच्छे से कर रहा हूँ। मुझे यहाँ तुमसे जानने और ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो और क्या समझाना चाहती हो। हाँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि इंस्पेक्टर अरबाज ने अनिका को इस केस के लिए क्यों चुना है। पर अरबाज का गुस्सा एकदम से नाजायज था, इसलिए भूमिका अब बिल्कुल भी अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। अब भूमिका आगे कहती है, सच में यू आर जेलस। तुम एक बिल्कुल पालतू पशु के समान हो, जो कि जिसका जहाँ पर बांधा जाए बस वो वहीं तक ही लिमिट में रहता है, उसे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता, भले ही वे बाहर क्यों ना जाए। लेकिन तुमने तो अपनी बारे में ये कहकर भी हमें और भी शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें कहने के पर मजबूर किया है। क्योंकि अनिका का जो काम अनिका को दिया गया था डिपार्टमेंट के ओर से, अनिका ने उससे आगे बढ़ चढ़कर उन सभी चीज़ों में आगे अपने आप को रखा। जहाँ पर हम सभी खतरे में थे, वहाँ पर अनिका ने हमें बाहर रखा और खुद उस खतरे में आगे गई। ऐसा कोई नहीं कर सकता। अनिका वहाँ पर अकेली ही थी और जो सभी लोगों के साथ डट कर सामना कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अरे तुम उसका एहसान मानने की बजाय उसे नकार और साबित कर रहे हो, उसे काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हो, ऊपर से उसके यहाँ तक कि उसकी ऐसी कंडीशन के बारे में उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अनिका को यहाँ पर कितनी चोट आई है उसको इस चीज़ का अफसोस भी नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बेशर्म की तरह सिर्फ अपनी ही बड़ाई किए जा रहे हो। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो? अरे यहाँ पर देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आने से टल गया है, वह भी सिर्फ अनिका की वजह से। अनिका नहीं होती तो शायद यहाँ पर संकट नहीं टल पाता, लेकिन तुम्हें उसकी कोई भी चिंता नहीं है। अब यहाँ पर अरबाज इंस्पेक्टर विकास से फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब इंस्पेक्टर बोलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाई और इस देश के खतरे में अपने आप को डाल दिया। ऐसे नौजवान, ऐसी व्यक्ति के बारे में तुम ऐसे अपशब्द कैसे कह सकते हो? क्योंकि काफ़ी देर से मैं तुम्हारी इन सब बातों को सुन रहा था। पता नहीं तुम ऐसी बातें किसी के बारे में कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो वर्दी है वो पहनने के बाद तो शायद जो चीज़ गलत है हम उसके बारे में भी सभी के सामने गलत उसको पेश नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम उसे सुधारने की कोशिश करें, उसे ऐसे बदनाम करने की कोशिश ना करें।
अब इंस्पेक्टर विकास इंस्पेक्टर अरबाज की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने अनिका को इस केस के लिए क्यों चुना? तुम तो काफी पागल मुझे लग रहे हो। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाती वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगी? भला अगर वह अपनी जान बचाकर दूसरों को बचाए तो भी तो ताकत, या फिर यही कहा जाए कि तभी तो दिमाग की बात है। उसने तो अपने आप को ही खत्म करने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में भला तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? अनिका एक अच्छी डॉक्टर है, ये तो मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर विकास ने अपनी बात को बदलते हुए कहा, अरे नहीं, अच्छी डॉक्टर थी, अब तो शायद उसकी याददाश्त जा चुकी है या फिर एक्सेट्रा जो भी सुनने को मिला है। उसे डॉक्टरों के बारे में फिलहाल अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके बारे में कुछ अभी कहा भी नहीं जा सकता। उसकी याददाश्त आ भी सकती है, जा भी सकती है, या ये कहा जाए वो तो पैरालाइज भी हो सकती है। उसके बारे में क्या करें और क्या आगे आने वाले मिशन में वो तुम्हारी हेल्प कर पाएगी। अगर वो अपने आप को सलामत रखती तो शायद तुम्हारी हेल्प कर पाती, लेकिन उसके अंदर तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए मैं तो तुम लोगों को बस यही कहूंगा, एक अच्छे डॉक्टर को इस केस के लिए हायर करो। लेकिन पता नहीं तुमने कहां से उस अनिका को इस मिशन में शामिल कर लिया। अब इंस्पेक्टर अरबाज को भी इन चीजों में क्या ही नजर आ रहा था, सिर्फ एक, उसमें ना सिर्फ डॉक्टर की काबिलियत बल्कि खतरे से लड़ने की काबिलियत, हमसे कंधा से कंधा मिलाने की काबिलियत। पता नहीं उन्होंने कितनी सारी बातें आप लोगों ने मुझे बताई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब अनिका की काबिलियत तो मेरे सामने है। मुझे तो आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सर को आखिर अनिका में दिखता क्या है। शायद उसकी खूबसूरती दिखती है कि वो कितनी पर्सनालिटी है, या फिर ये दिखता है कि वो मिस्टर रोहित मारवा की वाइफ है, पता नहीं। इंस्पेक्टर विकास कुछ टाइम के लिए चुप रहते हैं और साइड में रखे हुए गिलास को अपने मुंह पर लगाते हैं और थक से सारा पानी पी जाते हैं, क्योंकि वो काफी देर से बोलते जा रहे थे। अब वह अपने आप को चुप करके दोबारा बोलना स्टार्ट करते हैं। इतना भी बड़ा कोई खतरा नहीं था कि जितना कि अनिका ने इसे बना दिया है। अरे उसे तो बस ये साबित करना था कि वह कितनी बड़ी डॉक्टर है। जो वह करती है वह कोई आम काम नहीं होता, वह काम नहीं कोई कर सकता। यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास की बातें, यहाँ उसके हर एक टोंट अनिका को यहाँ भूमि के कानों में गूंज रहे थे। अब भूमिका इससे पहले कुछ और गड़बड़ करती, अब भूमिका इससे पहले उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ देती है, साथ में दूसरे हाथ से एक और तमाचा जड़ देती है। जब तक इंस्पेक्टर विकास को कुछ होश होता है, ऐसे में 3-4 तमाचे भूमि उसके फेस पर मार देती है। तब तक इंस्पेक्टर अरबाज भी वहां पर आ चुके थे। इंस्पेक्टर अरबाज ने वहां पर कैबिन के बाहर ही उन सभी की बातों को सुन रहे थे, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर कुछ काम के सिलसिले में बाहर बीच में ही चले गए थे, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था। अब उन चीज़ों को देखने के लिए जैसे ही वो बाहर गए, उसे नहीं पता था कि ऐसा माहौल ऐसा भी हो सकता है। अब जल्दी से इंस्पेक्टर अरबाज अंदर आते हुए विकास को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ मिनट के लिए बोलने का इशारा क्या किया, या ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका क्या दिया? तुमने तो अपने पूरे डिपार्टमेंट को अपने सिर पर ही रख लिया। ये कहा जाए कि मेरी गलती यही है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अब इंस्पेक्टर अरबाज की आंखों को देखकर इंस्पेक्टर विकास चुप हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें वह खुद एक इंस्पेक्टर थे, इसलिए उन्हें इंस्पेक्टर अरबाज के ऐसे नजरों को घूरने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर वह अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके थे और उन्हें यहाँ पर अनिका के लिए इतने सारे वर्ड भी जो बोले थे वहाँ पर किसी के लिए बर्दाश्त नहीं किए जा रहे थे। सभी काफी मुश्किल से उन सभी शब्दों को सुन रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भूमिका और कौटिल्य इंस्पेक्टर अरबाज तीनों अनिका के बारे में ये शब्द नहीं सुन सकते थे, जबकि अनिका उनकी टीम के मेंबर जो अभी अनिका के साथ मिशन पर गए थे, उन्हें वहाँ पर अनिका के बहादुरी का अच्छे से पता चल चुकी थी। अनिका के उस रंग के अंदर या फिर जो कुछ वहाँ पर हुआ उन सभी के बारे में, यहाँ तक कि बच्चों को, ये कितनी ही बुजुर्गों को अकेले उस सुरंग से बाहर निकालने में अनिका ने अपनी आखिरी सांस तक उन्हें बाहर तक निकाला। अनिका अपने होश में थी। अनिका ने सबको बड़ी ही सेफली बाहर निकाल दिया था। अगर शायद उसके सिर पर वह पत्थर भी नहीं गिरता तो शायद अनिका आज बाहर होती और सेफ भी होती। इसलिए यहाँ पर जो भी इंस्पेक्टर विकास कह रहे थे वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें सब पता था कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि उनका ओहदा इंस्पेक्टर विकास से काफ़ी कम था। अब इसलिए वह उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे, बस सुनते जा रहे थे काफ़ी टाइम से ही।
अब जितने भी डिपार्टमेंट के मेंबर थे सभी इंस्पेक्टर बस की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी कुछ कहने ही वाले थे, तभी कुछ हाथ के इशारे से सभी चुप रहने का इशारा कहते हैं। बैत को समझो, क्योंकि अभी वहाँ या ये कहा जाए कि कैबिन के अंदर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। अभी इसे और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सामने मिशन अभी बाकी है, अभी उस पर फोकस करना चाहिए सबको। इंस्पेक्टर विकास को सोच बहुत ही गिल्ट भरी लग रही थी। सभी उसकी तरफ बिल्कुल तीखी नज़रों से ही देख रहे थे, भले उसे जुबान से कुछ ना कह रहे हों, लेकिन उनकी आंखें और उनके फेस एक्सप्रेशन ये गवाही दे रहे थे कि वो इंस्पेक्टर विकास से कितनी नफरत करते जा रहे थे। उन्हें ये भी समझ आ गया था वो सिर्फ मतलब के अलावा किसी दुख या तकलीफ के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं, वो उन्हें बस अपने से ही मतलब है। क्योंकि यहाँ पर सब अनिका की हिम्मत के बारे में काफ़ी स्टैंड लेकर खड़े थे और उसके बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विकास उनके सभी के अपोजिट डायरेक्शन में बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर सभी आराम से शांत बैठे हुए थे, क्योंकि रोहित भी अचानक से उठकर अनिका के दरवाजे से बाहर की तरफ चला जाता है। तभी वह नर्स अंदर की तरफ जाती है और अंदर जाने के बाद अनिका की बॉडी को अच्छे से एग्जाम करती है। अब अनिका की बॉडी और टाइम्स के मुकाबले काफ़ी शांत नज़र आ रही थी। जो जितनी भी कुछ एक उस पर मशीन लगी हुई थी वो सब नॉर्मल दिखाई दे रही थी। अब नर्स अनिका के पास ही अपनी चेयर लेकर बैठ जाती है आराम से, ताकि अनिका को होश आए तो वह सब संभाल ले। उसके बाद जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे, जो पूरे 16 से 17 घंटे उन्हें वहां पर हो चुके थे, तभी बाहर की तरफ आराम से दादी माँ और आशा मारवा और करण गुलेरिया तीनों ही आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी दादी माँ करण गुलेरिया से कहती है कि तुम्हें और ज़्यादा भावुक और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के होने के साथ साथ ये हमारे घर की बहू और हमारे 3 बच्चों की माँ भी है, और यहाँ तक कि हमारे घर की बहू ना होकर उसके साथ साथ बेटी भी है, क्योंकि हम पर भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आम पर। इसलिए मैं बस यही आपसे गुजारिश करूँगी, अब अनिका खतरे से बाहर हैं, इसलिए आपको शांत होना चाहिए और कुछ टाइम घर जाकर आराम से आराम करना चाहिए, क्योंकि घर के फैमिली मेंबर्स बाकी सदस्य यहाँ पर हैं। अगर आप फिर से ऐसे ही परेशान रहोगे तो दोबारा आपको उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी लाइफ में पहले आए, या ये कहा जाए कि आप वापस बीमार हो सकते हो। अब दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर आकाश गुलेरिया, जो काफ़ी दूर से ये बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ना कहीं दादी माँ कुछ कहने ही वाली है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जो करण गुलेरिया को चुप जाए, और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आकाश गुलेरिया उन्हीं के पास थोड़ी दूर कदम पर ही खड़े हो जाते हैं। अब ऐसी शब्द सुनने के बाद करण बिल्कुल शांत थे, लेकिन जो उनके दिल और दिमाग में चल रहा था वो तो उन्हें ही पता था। अब आकाश को दादी माँ की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए अब दादी माँ के साथ आते हुए वहाँ पर पास में आकर आकाश गुलेरिया खड़े हो जाते हैं। तभी वह श्रेया की तरफ कुछ इशारा करते हैं। तभी श्रेया और करण गुलेरिया को घर जाने के लिए ही हिदायत देते हैं। फिर आकाश कहते हैं कि हाँ दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि पापा काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं और ऊपर से बच्चे भी घर 3 अकेले हैं, इसलिए मैं भी यही कह रहा हूँ पापा से कब से कि आप जाओ, क्योंकि अनिका के लिए मैं हूँ ना। अब कहीं ना कहीं करण गुलेरिया को भी बात सही लगती है, क्योंकि सभी ये बात बोलकर करण गुलेरिया को कुछ फील करा रहे थे। अब करण गुलेरिया भी हाँ में भर देते हैं। अब श्रेया और करण गुलेरिया गाड़ी में बैठकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आकाश गुलेरिया दादी माँ और आशा मारवा के पास भी आते हैं। उन्हें भी यही कहते हैं कि दादी माँ आप जाओ, क्योंकि रोहित मारवा यहीं पर हैं, इसलिए मैं और रोहित अनिका का अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप भी ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे भी पता है आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है, और आराम कीजिए और घर जाकर, ताकि आराम करने के बाद आप जब तक यहाँ पर आओगे तब तक अनिका सही हो चुकी होगी। अगर अनिका को होश आता है तो हम सभी को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, अगर आपका दिल करे तो आप आ सकती हो। अब दादी माँ अपनी केयर टेकर लीला की तरफ देखती है, लीला हाँ में सिर हिला देती है। तभी आशा की तरफ देखती है, आशा भी सिर हिला देती है। तभी वे सब भी वहाँ से निकल जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति, ओमकार और आकाश गुलेरिया ही अब वहाँ पर थे, और साथ में नंदिनी अब राज यानी कि राजलक्ष्मी के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि राजलक्ष्मी को भी किसी भी टाइम होश आने वाला था।
अब उसके साथ साथ प्रीति भी वहाँ पर चली जाती है। अब बाहर और कोई नहीं बल्कि आकाश गुलेरिया के साथ उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड ही था। अब आराम से चेयर पर बैठकर आकाश गुलेरिया कुछ सोचने लग जाते हैं और विचारने लग जाते हैं। उनके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।